तो संविधान के टॉपिक के तहत मैं आज आप सबको मौलिक अधिकार के टॉपिक पर ले चलूँगा। तो जैसा आप जानते हैं कि लगातार संविधान की कक्षाएं मेरे YouTube चैनल पर चल रही हैं और आप सब उसको देख भी रहे होंगे। सिर्फ देख ही नहीं रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप उसको समझ भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो उस श्रृंखला में मैं आपको आगे ले चलता हूं और आज का जो टॉपिक हमारा है वो हमारे मौलिक अधिकार का है, फंडामेंटल राइट्स का है। मौलिक अधिकार हर परीक्षा में, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हों, प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, वहाँ पर वो आपकी समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ उनसे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति को लेकर के, उनका वर्गीकरण, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, उनके संरक्षण आदि को लेकर के तमाम सारे प्रश्न बनते हैं। हो सकता है अगर ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो मैं मौलिक अधिकार के टॉपिक को 2 भागों में बांट लूँगा। पहले भाग में मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, उनकी कुछ आलोचनाएं, ये सब हम सब देख सकते हैं। और दूसरे चरण में विस्तार से सारे मौलिक अधिकारों को हम सब पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से हमेशा से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते आए हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कहाँ पर हैं, हमारे संविधान के अंग हैं, उन सब चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बहुत चीज़ें आप पहले से जानते हैं, जैसे मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। इस चीज़ से आप परिचित हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद। तो जैसा आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में पाए जाते हैं, या अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में विस्तृत हैं। तो ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं। हम पहले चरण में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ इनकी यात्रा कैसी रही है। जैसे नागरिकता का टॉपिक पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और भारतीय नागरिकों को सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आखिर ये कौन से अधिकार हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और हमें क्यों प्राप्त होते हैं, किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, साथ ही साथ इनकी यात्रा क्या रही है। जैसे यदि आपको आज जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं ये कोई 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल या 100 साल की घटना नहीं है। इनका इतिहास 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 800 वर्षों से इनकी लगातार यात्रा जारी है और दिन ब दिन ये विकसित हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ पर हैं, ये तो तथ्यात्मक चीज़ें हैं। आप जानते हो कि भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि ये क्या हैं, यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो ये सारी यात्राएं, ये सारी चीज़ें वहीं से संबंधित हैं जहाँ पर व्यक्ति और राज्य, समाज आदि के संबंधों को निर्धारित किया जाता है। तो मौलिक अधिकार की यात्रा पर चलने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो राज्य की यात्रा है वो कहाँ, उससे हमें इस परिप्रेक्ष्य को या इस पूरे टॉपिक को समझना होगा कि राज्य की यात्रा के साथ साथ मौलिक अधिकार की यात्रा कैसे चली है। तो आप सब जानते हैं कि कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो अधिनायकवाद हो, चाहे वो गणतंत्र हो, लोकतंत्र हो, जैसे वर्तमान में विश्व की लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। कभी एक समय पूरे विश्व में हर देश में राजा हुआ करते थे, राजा ज़्यादातर निरंकुश होते थे। तो शासन प्रणाली या जो शासन व्यवस्था होती है, तो शासन किस पर होता है, हम व्यक्तियों पर होता है। कौन करता है शासन, कौन करेगा हमारे ऊपर, कोई सरकार होगी, कोई शासक होगा, वो कई प्रकार का हो सकता है। वो राजा हो सकता है, वो अधिनायक हो सकता है, निरंकुश राजा हो सकता है,
या फिर लोकतंत्र, जैसे आजकल हम सब लोग लोकतंत्र के तहत शासित होते हैं। तो एक संस्था, मैंने पहले भी कहा है कि एक संस्था क्या है, जो शासन हम पर करती है, और एक संस्था कौन है, हम स्वयं, यानी कि हम का मतलब व्यक्ति। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और किसके खिलाफ प्राप्त हैं, हमारी सीमा क्या है, फिर हमारे अधिकारों की सीमा कहाँ तक विस्तारित होती है, क्या ये असीमित हैं, तमाम सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या हैं, इस बात को समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। जैसे दुनिया में मानव की अपनी एक यात्रा है, तो मानव के विकास की यात्रा हर विषय में अलग तरीके से पढ़ी जाती है। जैसे इतिहास आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष दिखाया जाएगा, समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो सामाजिक पक्ष दिखाया जाएगा, राजनीति विज्ञान में राजनैतिक पक्ष, और विज्ञान अपने हिसाब से मानव की व्याख्या करता है। जैसे भूगोल या विज्ञान में आप पढ़ेंगे तो मानव की यात्रा कैसे हुई, वो कैसे 4 पैरों पर चलता था, फिर वो 2 पैरों पर कैसे चला, फिर कैसे वो विकसित हुआ, वो भौगोलिक और जैविक पक्ष की व्याख्या करते हैं। राजनीति विज्ञान राजनैतिक पक्ष की व्याख्या करता है। हर मानव का जो भी हर तरीके का विकास है, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, आर्थिक विकास, सबकी एक लंबी यात्रा है। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये क्या हैं, इसको जानने के लिए हमको प्राचीन शासन प्रणालियों में चलना होगा। तो जैसे हम सबसे पहले कल्पना करते हैं कि मनुष्य आदिम समाज में रहता था। आदिम समाज का मतलब है कि आदिम जगत या आदिम जो उसका रूप था, पहले तो वो सामाजिक प्राणी भी नहीं था, वो जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह रहता था, गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, फल फूल आखेट आदि से अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो पशुपालन चरण, कृषि चरण आए, और उन चरणों में मानव धीरे धीरे सामूहिकता की ओर बढ़ा और परिवार नामक इकाई का जन्म हुआ। परिवार नामक इकाई के जन्म के बाद समाज का उदय हुआ, और जब परिवार या समाज का जन्म होता है तो वहीं पर टकराव भी पैदा होते हैं। जैसे एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं तो अपने अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए कई बार उनके अंदर टकराव, या उन परिवार के अंदर टकराव आपको दिखेंगे। तो जो आज का हमारा देश है, जो राज्य है, जिसको मैंने राजनीति की भाषा में क्या बताया था, राज्य, तो राज्य भी तो एक बृहद इकाई है, किसकी, व्यक्ति की या परिवार की। जैसे भारत एक देश है तो हम भारत देश के नागरिक हैं। अब हमें कितने अधिकार मिलने चाहिए, किसके खिलाफ मिलने चाहिए। तो जैसे एक परिवार होता है, वैसे परिवार का ही एक प्रकार से बृहद रूप आप क्या मान सकते हैं, राज्य। कल नागरिकता के टॉपिक में चर्चा हुई थी कि राजनीति विज्ञान में एक विचारधारा मानती है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहद रूप है, यानी राज्य की इकाई कौन है, व्यक्ति है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक इकाई कौन है, राज्य है, और एक इकाई है व्यक्ति। अब अलग अलग विचारधाराओं में राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में दार्शनिक, राजा, राजनैतिक अपने अपने विचार देते रहे हैं। ये ध्यान से आप समझिए, ये सब चीज़ें थोड़ी कठिन हैं लेकिन आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे एक इकाई कौन है, राज्य है, और एक इकाई कौन है, व्यक्ति है। दोनों के बीच में कैसे संबंध होंगे ये निर्धारित करता है कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है। जैसे आप कल्पना करिए कि उत्तरी कोरिया के नागरिक क्या स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूके या यूएसए जैसे नागरिकों के समान अधिकार रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं रखते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है जब पूरे विश्व में मानवाधिकार, मौलिक अधिकार की चर्चा होती है और सभी लोग पढ़ते हैं इनको, तो उत्तरी कोरिया में वो मानवाधिकार, वो मौलिक अधिकार उतनी मात्रा में लोगों को प्राप्त नहीं है जितनी मात्रा में कि नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को प्राप्त है। तो आप पाएंगे क्या है, वहां की शासन प्रणाली। तो राज्य, और राज्य का जो एक अंग होगा क्या, सरकार। अब सरकार कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति वहां पर कैसे अधिकार रखता है। जैसे किसी देश की सरकार यदि उदार लोकतांत्रिक है तो वहां पर व्यक्ति को भाषण, अभिव्यक्ति, अवसर में समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, निजता के ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे। यदि राज्य या सरकार तानाशाही प्रवृत्ति की है तो वहां पर व्यक्ति को न्यूनतम अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि चाइना जैसे देश, उत्तरी कोरिया जैसे देश, या जो तानाशाही शासन के तहत शासित होते हैं, कुछ अरब कंट्रीज, वहां पे आप देखेंगे नागरिकों को, व्यक्तियों को कम अधिकार प्राप्त है। उदार लोकतांत्रिक, समृद्ध उदार लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश, वहां पे नागरिकों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं।
वो ज़्यादा बेहतर तरीके से भाषण, अभिव्यक्ति, निजता आदि पर अपने दावों के प्रति सचेत रहते हैं। तो राज्य जो होता है, एक इकाई राज्य होता है, वो एक व्यक्ति होता है। तो मैंने क्या बताया कि राज्य और व्यक्ति के जो संबंध होते हैं ये निर्भर करते हैं कि उस समाज में, उस देश में शासन प्रणाली कैसी है। तो जैसा मैंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। राज्य कैसे जन्मा है, यहाँ पर आप सब ध्यान से समझना, जो लोग नए हों, राज्य शब्द से आप परिचित रहिए राजनीति विज्ञान को पढ़ते समय, और संविधान में भी इसकी जरूरत समय समय पे पड़ती रहेगी। तो राज्य का जन्म कैसे हुआ है, इस संदर्भ में कई सारे विचार हैं। जैसे एक सबसे पुराना विचार है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना विचार है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आप ध्यान से इन चीजों को समझना। राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, राज्य ईश्वर द्वारा रचित है। जैसे हीगल एक विचारक हैं, वो कहते थे कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य की उत्पत्ति की जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसमें इंग्लैंड के एक राजा जेम्स प्रथम का बहुत बड़ा योगदान था। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है वो ये मानता है कि राज्य ईश्वर द्वारा रचा गया है, राजा ईश्वर का अवतार है, इसलिए लोगों को राजा के ऊपर और उसके शासन के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वो राज्य हो या धर्म हो, प्राचीन समय में हर समाज में कहीं ना कहीं ये प्रवृत्तियां रही हैं कि राज्य और धर्म ने व्यक्तियों को हमेशा ये बताया कि आपके अधिकार बिल्कुल नहीं हैं, आपको आंख मूंद करके, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी अन्वेषण के राज्य और धर्म की बातों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कितने दिन तक चल सकती थी? तो जैसा मैंने बताया कि इंग्लैंड के एक राजा हुए जेम्स प्रथम, वो कहते थे कि, या उनका सिद्धांत ये था, बाद में इसको अन्य लोगों ने विकसित किया, कि राज्य ईश्वरीय है, राज्य की उत्पत्ति दैवी है, यानी कि राज्य दैवीय कृपा से उत्पन्न हुआ है और राजा के कार्यों पर कोई भी आक्षेप नहीं हो सकता। देखिए, ये सारी चीज़ें क्या थी कि हम तर्क पर विश्वास न करें, हम अन्वेषण पर विश्वास न करें, बल्कि हमारे मन में राज्य, ईश्वर और धर्म जैसी अवधारणाएं भर दी जाती थी कि हम मतलब व्यक्ति, ताकि हम उन राजा के परंपरागत अधिकारों को चुनौती न दे सकें। अब ये क्रम चलता रहा, लेकिन इस परंपरागत विचार को राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति, मतलब राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को प्रबल चुनौती मिली 14वीं 15वीं शताब्दी में। उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में भी प्रबल रूप से, यानी कि 14वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने इस बात पर आक्षेप किया, हालांकि वो बहुत सफल नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, 16वीं शताब्दी और उसके बाद खास करके 17वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को चुनौती दी गई। और इस सिद्धांत को चुनौती किसके द्वारा दी गई? एक सिद्धांत आया जिसका नाम था सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो, तीन नाम आप ध्यान रखना। तीन विचारकों ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया। कौन कौन से? एक थे इसमें से हॉब्स, और एक थे जॉन लॉक, और एक थे रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो ने इस विचार को चुनौती दी कि राज्य दैवीय नहीं है, राजा दैवीय नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा कि राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है। अब ये समझौता किसके बीच हुआ है? उन्होंने माना है कि ये समझौता व्यक्तियों और राजा के बीच में हुआ है। उन्होंने ये माना है कि व्यक्तियों ने अपने अधिकार, अपने कुछ अधिकारों की कटौती करके राजा को ज़्यादा अधिकार इसलिए सौंपे हैं, या राजा को अपने ऊपर शासन करने के लिए इसलिए अधिकृत किया है ताकि अराजकता आदि समाप्त हो जाए। हालांकि इसमें अलग अलग विचार हैं। जैसे रूसो का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति के पहले का जीवन बहुत अच्छा था। जैसे रूसो कहता था कि विज्ञान और भौतिकता की उन्नति ने मनुष्य को बर्बाद किया है, तो रूसो यहाँ भी कहता था, यहाँ तक कहता था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। तो विचार अलग अलग हो सकते हैं। लॉक का मानना था कि
सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहले का समाज अच्छा था। हॉब्स का मानना था कि अराजकता थी, तो वो बहुत डीप चला जाएगा, लेकिन आप इतना जानिए कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को चुनौती देने वाले ये 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? हॉब्स, लॉक और रूसो। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक समझौता सिद्धांत। हालांकि ये मान्य सिद्धांत नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति किसी सामाजिक समझौते से हुई है। मान्य सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। व्यक्ति, फिर परिवार, समाज, समुदाय, फिर धीरे 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 करके हम सब विकसित हुए हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रवाद को आप पढ़ेंगे, भारतीय राज्य जो आज का है, तो इसके विकास के भी कई चरण आपको मिलेंगे। कुछ चरणों में राष्ट्रवाद के लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। फिर जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो प्रबल राष्ट्रवाद के लक्षण हमारे देश में दिखे। सारे लोग एक हो गए, जाति, भाषा, धर्म आदि के विभेद को भुला करके। तो भले ही ये सिद्धांत मान्य नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत ने राज्य की तुलना में व्यक्ति को भी वरीयता देने की बात की, या राज्य की तुलना में व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देने की बात की। इसका मानना था, हॉब्स, लॉक, रूसो का मानना था कि राज्य दैवीय नहीं है, बल्कि राज्य एक संस्था है जो सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न हुई है, और यदि कोई राजा लोगों के हित में काम न करे तो जनता उसे गद्दी से उतार भी सकती है। हालांकि तत्कालीन परिस्थितियों में, जैसे हॉब्स थे, उन्होंने एक निरंकुश राजा का सिद्धांत दिया। लॉक काफ़ी प्रगतिवादी थे, इनको 1688 के इंग्लैंड की क्रांति का जनक भी माना जाता है। इन लोगों का मौलिक अधिकारों के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो मौलिक अधिकार का सरल मतलब यही है कि एक संस्था है राज्य और एक संस्था है व्यक्ति। अब व्यक्ति, देखिए, मानववाद एक विचारधारा है, मानवतावाद एक विचारधारा है। तो मानवतावाद एक विचारधारा है जो कहती है कि मानव साध्य है। मानव साध्य है मतलब मानव ही किसी भी व्यवस्था का, किसी भी शासन व्यवस्था का अंतिम साध्य है। यानी यदि कोई व्यवस्था मानव जीवन को अच्छा नहीं बनाती है तो हमें उसको हटा देना चाहिए, या ऐसी व्यवस्था को हमें नहीं मानना चाहिए। अधिनायकवाद और कठोर राजा, निरंकुश राजा क्या कहेंगे कि नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य महत्वपूर्ण है। राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान कर देना भी कोई गलत बात नहीं है। आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में यूरोप में एक राज्य हुआ करता था, स्पार्टा। तो स्पार्टा शायद आपने फिल्मों आदि में देखा हो। स्पार्टा में क्या होता था कि यदि कोई कमज़ोर बच्चा पैदा होता था, विकलांग बच्चा पैदा होता था, तो उसको पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि कमज़ोर व्यक्ति कमज़ोर राष्ट्र का निर्माण करेगा। उच्च आत्म बलिदान, इस श्रृंखला में कई लोग आपको मिलेंगे। हिटलर, मुसोलिनी कहता था कि राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं। यानी सरल मतलब यह है कि राज्य जितना कठोर होगा, जितना निरंकुश होगा, व्यक्ति के अधिकार उतने कम हो जाएंगे। राज्य जितना उदार होगा, व्यक्ति के अधिकार उतने ज्यादा होंगे। अब जैसे लॉक उदारवादी थे, लॉक का मानना था कि राज्य के अधिकार तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति को भी पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो इन्हीं राज्य और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ वो हमारे समाज के संबंध भी बताते हैं, क्योंकि समाज भी इसी की इकाई है। लेकिन मुख्य रूप से व्यक्ति और राज्य नामक दो संस्थाएं, और इन्हीं के बीच में जो एक प्रकार का कह सकते हैं कि टकराव है। टकराव का मतलब है कि राज्य, निरंकुश राजा चाहता है कि वो सारे अधिकार रखे, उदार राजा या उदार शासन प्रणाली ये तस्कीद करती है कि व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार मिले। लेकिन जो आज उदार लोकतंत्र स्थापित हुए हैं, आज जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, ये बहुत बलिदान के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद हमको मिले हैं। मैंने उदाहरण दिया कि उत्तरी कोरिया, चाइना, या तमाम सारे अरब कंट्रीज़ या राजा के शासन वाले राज्य आज भी तमाम व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को नहीं प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी 21वीं शताब्दी का जो दूसरा दशक था, यानी 2010 से 20 के बीच का, उसमें आपने देखा होगा ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, तमाम देशों में जनता ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए वहाँ के तानाशाहों के खिलाफ क्रांति कर दी। तो जो समाज जैसे जैसे जागरूक होता जाएगा वो तानाशाही के खिलाफ प्रतिक्रिया करेगा। आपने हाल ही में देखा होगा कि सऊदी अरब ने बहुत सारे सुधारवादी कदम उठाए हैं। तो इसका कारण क्या आपको लगता है? सऊदी अरब द्वारा उठाए गए ये सुधारवादी कदम कहीं ना कहीं वहाँ के राजशाही को इस बात
की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि जो मिस्र की क्रांति हुई है, जो लीबिया की क्रांति हुई है, जो ट्यूनीसिया में क्रांति हुई है, वो कहीं उन देश तक न पहुंच जाए, इसके पहले ही वो क्रमिक सुधारों की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सुधार देखिए, कोई भी निरंकुश सत्ता अपना शासन आसानी से नहीं छोड़ती है। लाखों लाख बलिदान, क्रांतियाँ आप पढ़ते हो, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सब क्या हैं? ये हमारे व्यक्ति जैसी संस्था को मजबूत करने के लिए हैं। जैसे भारत आज़ादी के पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम अधिकार दिए जाते थे। हम ये कह सकते हैं, भले ही हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम स्वतंत्रता के बाद से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। पहले की तुलना में हमें ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्व हो जाएगा, लोगों के अधिकार और बढ़ते चले जाएंगे। तो मौलिक अधिकार क्यों दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? तो क्यों दिए जाते हैं? ताकि किसी भी निरंकुश सत्ता, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित रखा जाए। और मौलिक अधिकार किसको दिए जाते हैं? व्यक्ति को दिए जाते हैं, नागरिक को दिए जाते हैं। विदेशियों को भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और किसके खिलाफ प्राप्त होते हैं? राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं। जैसे विधि के समक्ष समता। हो सकता है किसी तानाशाही शासन में ये मौजूद ना हो, अलग अलग लोगों के लिए विधि अलग अलग व्यवहार करती हो, लेकिन एक उदार लोकतांत्रिक देश में विधि के समक्ष समता का मतलब यही है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी के कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो मौलिक अधिकार की यात्रा पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें समझना था कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स, नाम से स्पष्ट है। ये पहली चीज तो ध्यान रखना है कि ये व्यक्तियों के लिए हैं, और किसके खिलाफ हैं? राज्य के खिलाफ हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि ये व्यक्तियों के लिए हैं और किसके खिलाफ हैं? राज्य के खिलाफ हैं। तो मौलिक अधिकार क्या हैं? ये व्यक्तियों के राजनैतिक न्याय का उपकरण है। राजनैतिक न्याय का मतलब कि राजनैतिक रूप से व्यक्ति महत्वपूर्ण इकाई है, वो समान है, वो भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा पाए, ये उद्देश्य होता है। यानी पहली चीज, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये व्यक्तियों के राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्तियों के चहुमुखी विकास को भी प्रेरित करते हैं। कोई व्यक्ति जब राजनैतिक रूप से संपन्न होगा, वो विधि के समक्ष समान होगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, उसे लोक नियोजन में अवसर की समता मिलेगी, तो ऐसी स्थिति में वो अपने राजनीतिक न्याय को पाएगा। तो मूल रूप से जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक इसलिए कहा जाता है कि इनको कोई भी शासन, कोई भी संविधान व्यक्तियों से छीन नहीं सकता, इन्हें होना ही चाहिए। और जो तानाशाही समाज इनको नहीं देते हैं या ऐसे अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं, कभी ना कभी उनके खिलाफ अवश्य क्रांति होती है और लोग अपने अधिकारों के लिए जागृत होते हैं। हो सकता है किसी देश में पहले और किसी देश में बाद में। तो इनको मौलिक इसलिए कहते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए मौलिक हैं। इनको व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता और इन्हें प्रदान करना हर राज्य का एक प्रकार से दायित्व है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी भी है। तो ये बात आपको समझनी है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं राज्य जैसी संस्थाओं के से संरक्षण के लिए। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई आपको। और इनका विकास कैसे हुआ? मैंने बताया कि पहले निरंकुश राजा होते थे, अत्याचारी शासन होते थे, वहाँ पर व्यक्तियों के अधिकार सीमित थे। लेकिन अनेक विचारकों ने व्यक्तियों के अधिकारों के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया है। उन्होंने क्रांति के लिए लोगों को बौद्धिक आयाम प्रदान किया है, चाहे वो हाब्स रहे हों, लाक रहे हों, रूसो रहे हों। उस श्रृंखला में अलग अलग पक्ष हैं। किसी ने धर्म सुधार पर काम किया, किसी ने तर्क को बढ़ावा दिया। अंत में सारी परिस्थितियां जब अनुकूल हुई तो व्यक्तियों ने अपने अधिकारों की मांग की। अब दूसरी चीज आती है कि मौलिक अधिकारों का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम सब कर लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों का जो इतिहास है या मौलिक अधिकारों की जो बात आती है, तो मैंने कहा आपसे कि मौलिक अधिकारों का जो इतिहास है वो लगभग 800 साल पुराना है। 800 वर्षों में धीरे धीरे करके ये पल्लवित होते आए हैं और आज पूरे विश्व में स्थापित हो रहे हैं। भारतीय संविधान में इनको विस्तृत तौर पर वर्णित किया गया है। तो वहाँ से हम आपको ले चलते हैं कि कैसे इनका विकास हुआ है। तो 1215 में ब्रिटेन में
एक राजा हुआ करते थे, राजा जॉन। 1215 में ब्रिटेन में जब राजा हुआ करते थे जॉन, तो उनके शासनकाल में ब्रिटेन के तमाम सारे नागरिकों ने उनसे मांग की कि बिना किसी कारण के, बिना किसी तार्किक आधार के, वैध आधार के किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कुछ चीज़ें मांग की। उन्होंने माना कि राज्य और राजा के साथ साथ व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है और उसके भी अपने अधिकार होने चाहिए, और राजा जॉन को इस पर अपनी सहमति देनी पड़ी। इसीलिए इसको 1215 का जो एक्ट था उसको कुछ लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। जैसे आप जब कभी पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जो किसी भी क्षेत्र के जो बिल होते हैं या अधिनियम होते हैं, विधेयक होते हैं, अधिनियम होते हैं, तो जब कोई समाज, कोई देश उनको बहुत पसंद करता है तो वो कहता है कि ये हमारे मैग्ना कार्टा हैं। जैसे 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द यहाँ से आया है, यानी मौलिक अधिकारों के प्रथम लक्षण या प्रथम दर्शन हम कह सकते हैं कि 1215 के मैग्ना कार्टा में हम सब ढूंढ सकते हैं या खोज सकते हैं। और ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के राजा जॉन के समय में आया था। एक प्रकार से नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र भी आप कह सकते हैं। यहाँ से मौलिक अधिकारों की यात्रा शुरू होती। राजा जॉन को इस बात को मानना पड़ा कि लोगों के भी अपने अधिकार होते हैं, बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को दंडित करना निश्चित तौर पे गलत है, और यहाँ से पहली बार व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता मिलनी शुरू हुई। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अभी मैंने जिक्र किया, एक विचारक हैं, उनका नाम क्या है, जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने एक सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ध्यान रखना, जॉन लॉक ने एक सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। या इन्होंने एक चीज बताई, प्राकृतिक अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार में जॉन लॉक ने बताया कि ये वो अधिकार हैं जिनको कोई भी राज्य, कोई भी राजा व्यक्तियों से छीन नहीं सकता। ये अधिकार लोगों को राज्य की उत्पत्ति के पहले से ही प्राप्त थे। ध्यान से सुनिए, यानी जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को सदैव से प्राप्त हो रहे हैं। जब राज्य का अस्तित्व नहीं था तब भी उनको प्राप्त हुए रहे हैं, और राज्य की उत्पत्ति जब सामाजिक समझौते से हुई है तब भी इन अधिकारों को सुरक्षित रखना राज्य का कर्तव्य है। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दी, और इस प्राकृतिक अधिकार में जॉन लॉक ने 3 अधिकारों को मान्यता दी। एक अधिकार था उसमें से संपत्ति, एक था स्वतंत्रता, और एक था समानता। यानी कि जॉन लॉक का मानना था कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, इनको कोई भी राज्य छीन नहीं सकता, राजा भी नहीं छीन सकता। और वो अधिकार कौन कौन से थे? एक संपत्ति, एक स्वतंत्रता और एक समानता। और जॉन लॉक बहुत बड़े विचारक थे, उदारवादी थे। उदारवाद एक विचारधारा है जो राज्य की तुलना में व्यक्ति को वरीयता देती है। तो उदारवादी थे, और इन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर के 1688 की क्रांति हुई थी। आपने इसको शायद सुना होगा, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, ये ब्रिटेन में हुई थी। और इसी क्रांति के बाद एक प्रकार से बिल ऑफ राइट्स, जिनको बाद में अमेरिकन संविधान में भी इसी नाम से अपनाया गया है, वहाँ पर उनको बिल ऑफ राइट्स नाम ना भी दें तो एक प्रकार से 1688 की क्रांति के बाद 1688 की क्रांति हुई, और इंग्लैंड के राजा ने अपने अधिकारों को संसद के पक्ष में त्याग दिया। यानी वहाँ माना गया, देखिए आप पढ़ते हैं कि ब्रिटेन की संसद दुनिया की संसद की माता है, जननी है। तो ब्रिटेन की संसद सबसे पुरानी संसद है, जननी है, माता है पूरे संसद की। तो 1688 की क्रांति के बाद ब्रिटेन में संसद को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए, राजा के अधिकारों में काफ़ी कटौती हो गई। और 1688 की क्रांति के बाद जो नागरिकों के अधिकारों का एक प्रकार का घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, उसमें जॉन लॉक के विचारों का व्यापक प्रभाव दिखता है। तो सबसे पहले 1215 का मैग्ना कार्टा आपको ध्यान में रखना है, और जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को भी याद रखना है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार में 3 अधिकार सुनिश्चित किए, और उन्हीं के विचारों के आधार पर 1688 की क्रांति हुई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक और क्रांति यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो मौलिक अधिकारों के टॉपिक की समझ को
बहुत ही विस्तृत करेगी। आप जानते हैं कि 1789 में एक बड़ी प्रसिद्ध क्रांति हुई जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। उस समय फ्रांस का राजा हुआ करता था लुई 16वां। ये क्रांति अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि राज्य जब विधि के समक्ष समता का पालन नहीं करते हैं, किसी के विशेषाधिकारों को मान्यता देते हैं, तो नागरिकों में काफ़ी असंतोष व्यक्त होता है। तो इंग्लैंड की क्रांति हो चुकी थी। इसके बाद फ्रांस का नंबर आया। फ्रांस में उस समय निरंकुश शासन था, लुई 16वां शासन कर रहा था। फ्रांस का जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। सबसे उच्च वर्ग में राजा, उसके परिजन, कुलीन आते थे। इसके अलावा सामंत टाइप के जो जमीनों के मालिक हुआ करते थे वो दूसरे वर्ग में आते थे। जो तीसरा वर्ग था जिसमें दार्शनिक आते थे, शिक्षक आते थे, या तो फ्रांस का जो तीसरा वर्ग था जिसमें शिक्षक आते थे, दार्शनिक आते थे, वकील आते थे, उन लोगों को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। और वैचारिक क्रांति हुई। रूसो उसका बहुत बड़ा पक्ष था। रूसों के विचार और तमाम सारे विचार एक हो गए और अंत में फ्रांस के लोगों ने निरंकुश शासन के खिलाफ क्रांति कर दी। बास्तील के किले का पतन हो गया, फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया और फ्रांस में भी आधुनिक शासन की स्थापना हुई, उदारवादी शासन की नींव पड़ गई। तो नागरिकों की मांग क्या होती थी? यही होती थी कि देखिए, विचार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले यह विचार आया कि राजा निरंकुश नहीं है, राजा शाश्वत नहीं है, राजा कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस पर कि प्रश्न नहीं उठाए जा सकते, उस पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आज जो शासन प्रणाली है वो एक दिन की यात्रा नहीं है, हजारों साल लगा है ऐसी शासन प्रणालियों के बनने में। भाषण, अभिव्यक्ति, वाक स्वतंत्रता, समानता जो आज हमको प्राप्त है वो एक चरण से नहीं प्राप्त हुई है। तो 1215 का मैग्ना कार्टा, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति और 1789 की फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में भी आपको पता है कि नारा दिया गया था। क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा आप मान सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता और समानता ही आपको हर जगह क्यों मिल रही है? क्योंकि यही दो चीजें तो नहीं होती थी। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता था, अपनी संपत्ति पर स्वतंत्र नहीं है, अपने श्रम पर स्वतंत्र नहीं है, राज्य उसकी संपत्ति हड़प रहा है, उससे बेगार ले रहा है, उसको बंधुआ बनाया जा रहा है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। तो स्वतंत्र नहीं है, समानता नहीं है, किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष प्रावधान है, सामान्य वर्ग के लिए अलग प्रावधान है। तो स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्य एक दिन में नहीं विकसित हुए हैं। मैग्ना कार्टा, जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, तमाम सारे लोगों ने इस बात को उठाया। किसी ने राज्य के खिलाफ, किसी ने धर्म के खिलाफ, किसी ने सामंतशाही के खिलाफ। सब लोगों ने किसकी बात की? व्यक्ति की। यहाँ पर केंद्र में कौन है? व्यक्ति है। कि व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, व्यक्तियों के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। सकारात्मक विभेद हो सकता है, बंधुत्व, सभी बराबर हैं, भाईचारा। तो फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? 1789 की क्रांति का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी समय अमेरिकन संविधान निर्माण चरण में था, यह कह सकते हैं कि निर्मित हो चुका था। अमेरिका में भी 1776 में क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद, या 1776 के पहले ही वो क्रांति शुरू हो गई थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। तो अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिकन क्रांति के बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के नारे से या इसकी जो अवधारणा या विचार थे उससे प्रभावित होकर के अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को स्थापित किया और उन्हें नाम दिया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का एक प्रकार से घोषणा पत्र कह सकते हैं, या विधेयक उस समय, उसको बाद में उसको संविधान में शामिल कर लिया गया। तो अमेरिका ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेते हुए मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी। अब संविधान में जब मौलिक अधिकार आ जाते हैं तो उनका संरक्षण स्वयं संविधान करता है और वो राज्य के खिलाफ होते हैं, राज्य की संस्थाओं के खिलाफ होते हैं। तो अमेरिका में मौलिक अधिकार शामिल हुए। अब एक प्रश्न उठता है कि भारत में मौलिक अधिकारों की क्या यात्रा रही है? तो यदि हम भारत की बात करें तो आज़ादी के आंदोलन के समय, देखिए प्राचीन काल में अगर चलेंगे तो बहुत सारे हमारे विचारक हैं जो लोगों के अधिकारों को मान्यता देते थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे। जैसे चाणक्य को आप अगर पढ़ेंगे या अन्य विचारकों को पढ़ेंगे तो उनका मानना था कि राजा को धर्मपूर्वक शासन करना चाहिए
और धर्मपूर्वक शासन करने का मतलब यही था कि प्रजा का कल्याण उसे करना चाहिए। आधुनिक अगर अर्थों में हम देखेंगे मौलिक अधिकारों की जो यात्रा रही है भारत में, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने जब अपना स्वराज बिल प्रस्तुत किया था 1895 में, तो उसमें उन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक या तिलक जी ने 1895 में जो स्वराज बिल प्रस्तुत किया था, उसमें लोगों के मौलिक अधिकारों की बात की गई थी कि लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए या उन्हें मिलने चाहिए। इसके बाद एक और बहुत प्रसिद्ध रिपोर्ट अपने यहाँ आई थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। आप जानते होंगे नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के एक सदस्य की चुनौती के बाद आई थी 1928 में। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम पड़ा था नेहरू रिपोर्ट। इसमें भी मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया था कि भारत के लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए। यानी कि तिलक ने सबसे पहले स्वराज बिल में मौलिक अधिकारों की बात की। इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों के दर्शन आपको मिलेंगे। और 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देख लेना। तो 31 का जो कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उसमें मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने अपने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को मान्यता दी। और जब भारतीय संविधान बना तो इस बात में कोई संदेह नहीं था कि हम अपने नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार देंगे। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का बहुत विस्तार से वर्णन है, यहाँ तक कि अमेरिकन संविधान में भी इतना विस्तृत वर्णन नहीं है। तो 1895 का स्वराज बिल, नेहरू रिपोर्ट, फिर कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को मान्यता देना एक यात्रा है। भारत का संविधान जब बन रहा था तो ये बात क्लियर थी कि हम मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करेंगे, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए। तो देखिए, इस चरण में मैंने कहा ना कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा व्याख्यात्मक पढ़ाऊंगा, लंबा होगा तो 2 भाग में मैं बांट लूंगा, तो ध्यान से आप समझेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रश्नोत्तर शैली में कुछ बातें बताता हूँ कि मौलिक अधिकार क्या हैं। तो ये व्यक्तियों के राजनीतिक विकास के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, उसके चहुमुखी विकास के लिए मूल हैं। इनको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, इनके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, इसलिए इनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ पर है ये आपको पता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये विस्तारित हैं। इसके बाद इनकी यात्रा पर मैंने बात की, तो मौलिक अधिकारों का विचार वहीं से उत्पन्न होता है जहां पर राज्य और व्यक्ति नामक संस्था के बीच में एक उचित संतुलन प्राप्त करने की बात आती है। कौन महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग है। उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद तो व्यक्ति को बहुत वरीयता देता है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति को वरीयता देता है लेकिन राज्य नामक संस्था को भी स्वीकार करता है। अराजकतावाद तो राज्य को ही नहीं स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त गणतंत्र, लोकतंत्र में व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्ति को वरीयता दी जाती है। निरंकुश शासन, तानाशाही शासन या बहुत ज़्यादा बंद प्रकार के शासन, उनमें व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता नहीं दी जाती है, राज्य को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। एक यात्रा है। फिर कहाँ से शुरू हुआ? 1215 का मैग्ना कार्टा आपको ध्यान में रखना है। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने सबसे पहली बार व्यक्ति को व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दी। बड़े पैमाने पर उस पर बहस हुई। और उसके बाद फिर फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन संविधान में मौलिक अधिकारों का शामिल होना, और फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता आंदोलन से ही मौलिक अधिकारों की एक लंबी यात्रा रही है। तो स्वराज बिल हो या नेहरू रिपोर्ट हो या कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो, इन सब में एक मत से माना गया कि मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो ये तो मौलिक अधिकारों की यात्रा हुई। अब हम सब आगे विचार करते हैं कि इस पर और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। अब जब भारतीय संविधान लागू हुआ या बन करके तैयार हुआ, तो आप जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, तो हमारे मूल संविधान में हमारे नागरिकों के लिए और कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं। तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। हालांकि बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर के शुरुआत से ही बहुत सारे दिक्कतें या बहुत सारे टकराव आए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर के भूमि सुधार में बहुत बड़ी बाधाएं आई। उसके लिए प्रथम अनुसूची फिर बनाई गई।
बाद में बहुत सारे वाद आए, खास करके गोलकनाथवाद हो चाहे केशवानंद भारतीवाद हो, ये कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे। अनुच्छेद 13 को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन पर हम सब डिस्कशन करेंगे। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत के नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहले मैं संक्षिप्त में उसकी रूपरेखा बना लूँगा, दूसरे चरण में मैं इनकी व्याख्या करूँगा। 7 में आप जानते हैं, देखिए 12 से 35 के बीच में, अभी मैं एक सिंपल आपके दिमाग में रूपरेखा बनाता हूँ। जैसे 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार हैं, तो जो अनुच्छेद 12 है ये राज्य की परिभाषा देता है। अब आप सोच रहे होंगे राज्य की परिभाषा क्यों देता है? तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य नामक संस्था के खिलाफ दिए गए हैं। हालांकि मौलिक अधिकार दोनों प्रकार के हैं, कुछ नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, मौलिक अधिकार को संरक्षण कौन देता है? संविधान। और दूसरी संस्था कौन सी है? राज्य है। राज्य में संसद भी आती है, कार्यकारी संस्थाएं भी आती हैं, राज्य सरकारें आती हैं, विधानमंडल आते हैं, कोई निगम भी आ सकता है, कोई संस्था आ सकती है। तो राज्य यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीनता है या उसको अल्प करता है, कम करता है, तो उसके खिलाफ संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। किसके खिलाफ? राज्य और उसकी संस्थाओं के खिलाफ। तो सबसे पहले 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। फिर जो 13 है वो एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है कि कोई भी अधिनियम, नियम, उपनियम, विधि, अध्यादेश मौलिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, तो उसको अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 13 कहता है। तो 12 और 13 में, तो 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए प्रावधान है कि कोई भी अध्यादेश, नियम, अधिनियम, उपविधि, विधि, कोई कार्यकारी आदेश मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता, सीमित नहीं कर सकता। उसकी न्यायिक जांच की जा सकती है, और यदि वो मौलिक अधिकारों को न्यून करता है तो वो उसी मात्रा में शून्य घोषित हो जाएगा जितनी मात्रा में वो मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये दो अनुच्छेद तो पहले राज्य और मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए, जिनमें से जो पहला मौलिक अधिकार है वो है समता या समानता। देखिए, समता और समानता, अंग्रेजी में इक्वलिटी एक शब्द है, ये दोनों समानार्थक हैं, कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं समता आपको मिलेगा, कहीं कहीं आपको समानता भी मिल सकता है। तो भारतीय संविधान में जो पहला मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया वो समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक विस्तारित है। 14, 15, 16, 17 और 18, इस पर विस्तार से बात आगे लेक्चर में बातें होंगी। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, और ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक विस्तारित है, यानी इसमें 19, 20, 21 और 22 आते हैं। हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार को या मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। आप आगे लिख लेंगे पूरा, शोषण के विरुद्ध, और ये अनुच्छेद 23 और 24 में विस्तारित है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे बेगार, बलात्, श्रम जैसी चीज़ें, फिर बच्चों के श्रम से संबंधित बातें आती हैं कि बच्चों का दुरुपयोग न किया जाए, उनका सुकुमार बचपन संरक्षित किया जाए, कठोर कार्यों में न लगाया जाए, ये इसमें आता है। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यानी कि ये धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, आप देख लेंगे। और ये विस्तारित है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। इसके बाद जो हमारा पांचवा अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, यानी इसको हम कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, आप देख लेना। और ये 29 से लेकर के 30 तक विस्तारित है। फिर जो छठा मौलिक अधिकार
जो मूल संविधान में शामिल था वो था संपत्ति का मौलिक अधिकार, और ये एक अनुच्छेद में दिया गया था जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 31। और जो 7वां मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करता है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास क्या उपाय है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका डाल सकते हैं या अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 32 में है। 33, 34, 35 में आगे आपको बता दूंगा। 35 संसद को मौलिक अधिकारों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। इसके अलावा 33 और 34 में उनके न्यूनीकरण, सैन्य शासन आदि की स्थिति में जो प्रभाव होगा वो बताया गया है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को लेकर के हमेशा से एक समस्या रही है। संपत्ति जब एक मौलिक अधिकार है तो यदि राज्य, अब यहाँ पर एक प्रश्न और विस्तारित होता है जब चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी देखिए मौलिक अधिकार में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में टकराव हो जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन है, ये उसका अपना मौलिक अधिकार है संपत्ति का, और राज्य ये जानता है कि ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, या कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय के खिलाफ है कि एक व्यक्ति के पास इतनी सारी जमीन है और बाकी लोग भूमिहीन हैं। अब राज्य ये चाहता है कि नीति निर्देशक तत्वों को आधार बना करके उसकी ज़मीन को हम ले लें, भूमि सुधार लागू कर दें और समान रूप से वितरित कर दें, लेकिन वो व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो वहाँ पे राज्य को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना पड़ता है। और कई बार शुरुआती में ऐसा हुआ कि मौलिक अधिकारों के आधार पे लोगों ने ऐसे मुकदमे जीत लिए। तो भूमि सुधारों को लेकर के नवी अनुसूची इसीलिए आई और ये विवाद बड़े लंबे समय तक चला। तो अंत में फिर कई सारे मतलब संशोधनों के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। जैसे कहा गया कि समाज के हित के लिए, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, व्यक्तियों के कल्याण के लिए मौलिक अधिकारों को नीचे रखा जा सकता है, या नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे विचार थे। तो अंत में फिर एक काम हुआ कि 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और भारतीय संविधान में इसको अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई, अनुच्छेद 300 का जोड़ करके। यानी संक्षिप्त रूप से यहाँ पे जानिए कि मौलिक अधिकार जब संविधान लागू हुआ था तो कितने थे? 7 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार बना देने का मतलब ये नहीं है कि संपत्ति को किसी भी तरीके से राज्य आपसे छीन सकता है, उसमें भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हाँ इतना है कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है, अब ये विधिक अधिकार है। तो इस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी, फिलहाल तो अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो मौलिक अधिकार कितने हैं या कितने थे? तो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। 44वें संशोधन 1978 के बाद की क्या स्थिति है? 6 है, यानी कि अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति की स्वतंत्रता को बताया गया था, उसको भी हटा दिया गया है और इन चीज़ों को उठा करके अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के तौर पर स्थापित कर दिया गया है। तो ये तो हो गए मौलिक अधिकार कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की जो यात्रा हुई वो मैंने आपको बताई। इस वीडियो में हम सब एक चीज़ और जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। मैं इस वीडियो को 2 चरणों में बांटूंगा क्योंकि बहुत संक्षिप्त कर देने से फिर वो एकदम तथ्यात्मक हो जाता है और उसकी आत्मा समाप्त हो जाती है। तो मैं विस्तृत दृष्टिकोण लेकर के ही आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, इसलिए टॉपिक को लंबा होने दीजिए, आप टाइम दीजिए। पढ़ाई से महत्वपूर्ण और कोई चीज़ है नहीं। अगर इसमें भी आप टाइम नहीं देना चाहते तो फिर आप कहाँ देना चाहते हैं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं इस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं को हम सब देखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को तो प्राप्त होते ही हैं, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए इस पर बहुत नहीं बताऊँगा आपको। आप पिछले वीडियो को देख लेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिकों को तो सभी प्राप्त हैं, विदेशियों को कौन से प्राप्त हैं, कौन से प्राप्त नहीं हैं। तो पहली विशेषता तो इसकी यही है कि नागरिकों को तो प्राप्त ही हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार विदेशी सदस्यों को, विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये कल मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यदि आपने कल का वीडियो पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में स्पष्ट होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर भगवान मालिक है आपका। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, यानी ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, या कह सकते हैं कि अपराध से दोष सिद्धि का संरक्षण, इसके अलावा बंदी अवस्था में संरक्षण, ये विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त होता है। तो ये कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो मौलिक अधिकार की पहली विशेषता है कि ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। दूसरी विशेषता मौलिक अधिकारों की आप ध्यान रखेंगे कि ये न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब इसको आप न्यायोचित कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग इनको वाद योग्य कहते हैं, कुछ लोग इनको कहते हैं कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रस्तावना पढ़ाते समय। तो मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित है। न्यायोचित है या वाद योग्य है या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो इन उल्लंघन के आधारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जाकर के याचिकाएं डाल सकता है या चुनौती उसको सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है। आगे आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर केस किया जा सकता है, वाद दायर किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं? न्याय योग्य हैं, न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, या कह सकते हैं कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, संविधान द्वारा ये संरक्षित हैं और सर्वोच्च न्यायालय इनका अभिभावक है, यानी ये संरक्षित किए गए हैं, कोई भी संस्था इनको छीन नहीं सकती। तो फिर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या मौलिक अधिकार असीमित है? नहीं। तो आपसे तीसरी जो विशेषता होगी क्या, कि क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं? तो नहीं, ये असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। तो फिर इन पर युक्त संगत या युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों पर पहली चीज समझेंगे कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी आप याचिका डाल सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यहाँ तक कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट गए। जरूरी नहीं कि आप हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इनका संरक्षक कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। इनका अभिभावक कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार सुनिश्चित हैं, राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, इनको संरक्षण भी दिया गया है। अगर इनका हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या मौलिक अधिकार असीमित है? तो आप बताएंगे नहीं, असीमित नहीं है। इन पर युक्त संगत या युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर युक्त प्रतिबंध का मतलब है कि प्रतिबंध जो लगाए जाएंगे वो तार्किक होने चाहिए, उनका आधार होना चाहिए। फिर बात आती है कि प्रतिबंध लगेंगे तो जांच कैसे होगी? तो फिर ये जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। यानी पहली चीज समझेंगे कि मौलिक अधिकारों में यदि कोई प्रतिबंध लगाया जाता है, यदि कोई संशोधन किया जा सकता है, तो ये साधारण संशोधन से नहीं होगा। ध्यान से सुनना, मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन साधारण विधान से नहीं हो सकता। इसके लिए संसद को संविधान संशोधन करना होगा। और जब संविधान संशोधन होगा तो उस संविधान संशोधन की, देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के पहले एक चीज मानी जाती थी कि अनुच्छेद 13 के तहत यदि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद करती है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह माना गया कि यदि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है, इसलिए उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान संशोधन की भी समीक्षा हो सकती है। मतलब कि यदि मौलिक अधिकारों पर संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कोई मनमाना प्रतिबंध लगाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है और उस कानून को अनुच्छेद 13 के तहत रद्द भी कर सकता है, शून्य भी घोषित कर सकता है।
तो मौलिक अधिकार असीमित नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित हैं। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है, या उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकती है, या उनको सीमित कौन कर सकती है? संसद। मौलिक अधिकारों को सीमित कौन कर सकती है? संसद। लेकिन युक्त संगत तरीके से, मनमाने तरीके से नहीं। यदि मनमाने तरीके से करती है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और मौलिक ढांचे के सिद्धांत के आधार पर भी समीक्षा हो सकती है कि वो संशोधन किसी भी मामले में हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित तो नहीं करता है, न्यून तो नहीं करता है, तो ये असीमित नहीं है। एक इसमें पक्ष और ध्यान रखा जाता है कि देखिए मौलिक अधिकार किसको दिए गए हैं? व्यक्ति को, और एक संस्था है समाज। तो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन आपके मौलिक अधिकारों की एक सीमा भी है, ये मामला भी है। असीमित नहीं मतलब सीमा है। सीमा किस परिप्रेक्ष्य में है? समाज के परिप्रेक्ष्य में है। जैसे आपको कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी अन्य के अधिकार का हनन कर लेंगे। आपको स्वतंत्रता प्राप्त है तो दूसरे की स्वतंत्रता का भी आपको सम्मान करना होगा। तो एक तो ये है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, संसद इसमें युक्त संगत प्रतिबंध लगा सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उस संशोधन की सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। साथ ही साथ असीमित नहीं है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन कायम करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि कोई भी अधिकार आपको असीमित नहीं मिलता है। जैसे आप किसी भी स्वतंत्रता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो क्या ये असीमित है? बिल्कुल नहीं है। अब मान लेते हैं कि संसद इस पर कैसे प्रतिबंध लगाती है। जैसे किसी खास इलाके में, या कह सकते हैं कि कोई बाह्य आक्रमण हमारे देश पर हो गया हो, या आपातकाल जैसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में संसद, या कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा या हमारी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत प्रतिबंध लग सकता है। हो सकता है कि आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए, तो ये तो काम संसद करती है। दूसरा, सामान्य दिनों में आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन क्या उस स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई दुराग्रह, कोई अपशब्द या उसकी व्यक्तिगत मानहानि कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है लेकिन असीमित नहीं है। उस पर संसद तो प्रतिबंध लगाएगी ही लगाएगी, साथ ही साथ समाज को भी ध्यान में रखना होता है। यानी अगर आप अपने भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग तार्किक ढंग से नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, तो आपके खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है। आप वहाँ पर इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए ऐसा कहा है। तो असीमित नहीं है, प्रतिबंध लगेगा। जैसे आप समागम कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो सम्मेलन सशस्त्र नहीं हो सकता। अगर सशस्त्र है तो फिर आपके ऊपर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, सम्मेलन को अवैध घोषित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना है कि मौलिक अधिकार किसी भी मामले में असीमित नहीं है। इनमें प्रतिबंध भी लग सकता है, संशोधन भी हो सकता है। बस ध्यान रखना होगा कि संशोधन यदि मौलिक अधिकारों में होना है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत ही होगा और संसद करेगी। संसद के संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में माना गया है कि उसको भी अनुच्छेद 13 के तहत समीक्षा में लाया जाएगा और मौलिक ढांचे के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो क्या क्या आपने जाना कि मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। विदेशियों को, नागरिकों को, दोनों को प्राप्त होते हैं। नागरिकों को सारे प्राप्त होते हैं, विदेशियों को कुछ प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार क्या है? असीमित नहीं है। राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है युक्त संगत, और साथ ही साथ समाज के हितों और व्यक्ति के हितों के बीच संतुलन कायम करने के लिए भी उन पर प्रतिबंध लग सकता है। तो मौलिक अधिकारों की ये 3 प्रमुख विशेषताएं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। न्यायोचित हो गया, असीमित हो गया। इसके बाद एक चीज़ और समझते हैं हम सब कि मौलिक अधिकार, आमतौर पे ये पढ़ा जाता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी मौलिक अधिकार नकारात्मक नहीं होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ हमारे नकारात्मक होते हैं। मतलब कि जैसे कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक संदर्भ वाले होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। जैसे 14 आप पढ़ेंगे तो विधि के समझ क्षमता, 15 आप पढ़ेंगे तो धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जहाँ ये नहीं किया जाएगा वाली भाषा है वो क्या है? नकारात्मक है। अगर टाइम मिला तो अगले चर्चा में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से नकारात्मक हैं, कौन कौन से सकारात्मक हैं। तो ये माना जाता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं या नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि ये राज्य नामक संस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं। किंतु कुछ मौलिक अधिकार
सकारात्मक भी होते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई ये कहे कि ये अस्थायी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। ये अस्थायी नहीं होते हैं। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार इसमें संशोधन भी होता है, परिवर्तन भी होता है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, न्यायालय की व्याख्या द्वारा भी ये समृद्ध होते रहते हैं, तो ये अस्थायी भी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। संविधान में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि इनकी सुरक्षा न्यायालय करेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि न्यायालय द्वारा सुरक्षा के अलावा भी वो मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए साधारण विधान बना सकती है। तो इसी चर्चा पर हम अपने पहले टॉपिक को विराम देते हैं। ध्यान से फिर हम रिव्यू करेंगे 5 मिनट अपने इस पूरे टॉपिक का। देखो हमने क्या पढ़ा कि मौलिक अधिकार कहाँ पर हैं? भाग 3 12 से 35, फिर उनकी यात्रा मैग्ना कार्टा से लेकर के भारतीय संदर्भ में। इसके अलावा फिर हमने क्या जाना कि मौलिक अधिकार कितने हैं। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ तो 7 थे, फिर कौन सा हटाया गया, कितने बचे? 6 हो गए। उसके बाद फिर उनकी विशेषताएं हमने जान लिया। इनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि वास्तविक तौर पे धरातल पे नहीं उतरते हैं। निश्चित तौर पे लिखा गया है आदर्श रूप में, लेकिन अभी भी जब तक देश में गरीबी है, अशिक्षा है, जागरूकता का अभाव है, तब तक पूरी तरीके से मौलिक अधिकार प्रवर्तित नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार पता ही नहीं चलते कि कौन से हैं। तो ये सत्य है कि जब कोई नवीन लोकतंत्र रहता है तो मौलिक अधिकार उतने नहीं रहते जितना कि एक परिपक्व लोकतंत्र में रहते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब लोगों के मौलिक अधिकार सीमित किए जाते हैं, कई बार गलत तरीके से भी, तो आलोचनाएं भी होती हैं। लेकिन फिर भी अंत में निष्कर्ष यही है कि हमारे संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम लगातार उस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम राजनीतिक न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, चहुमुखी विकास व्यक्ति का सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या जाना? मौलिक अधिकार क्या हैं, उनका विकास कैसे होता है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनकी मांग कब कब की गई है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, थोड़ी बहुत आलोचनाएं। जब हम दूसरे चरण में आएंगे तो हम मौलिक अधिकार आपको एक एक करके पढ़ाएंगे कि ये मौलिक अधिकार हैं, इस आधार पर कौन कौन से वाद हुए हैं, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से नई नई धाराएं जुड़ी हैं, उसमें युक्ति संगत प्रतिबंध कैसे लगाए जा सकते हैं या लगाए गए हैं। तो दूसरे चरण में हम सब उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो या आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तभी मौलिक अधिकार की व्यापक समझ आपके या इस विषय के प्रति व्यापक समझ आप विकसित कर पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और फिर अगले चरण में हम विस्तार से मौलिक अधिकारों की व्याख्या करेंगे।